हेलो बच्चों, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का ये 12वां वीडियो। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। तो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किसे कहते हैं? जीवों के जीन या गुणसूत्रों की संरचना या गुणसूत्रों की संख्या में अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे बच्चों तुम्हें पता है कि मनुष्य में जो है या जीव में जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है, और गुणसूत्रों पे क्या लगे होते हैं? जीन लगे होते हैं। यदि गुणसूत्रों में जो जीन होते हैं उनमें या गुणसूत्रों की संरचना में या गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन आ जाता है अचानक से और वो वंशानुगत होता है, तो ये क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की खोज जो है ह्यूगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए जो है ह्यूगो डिब्रीज को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ म्यूटेशन। कौन? ह्यूगो डिब्रीज। इन्होंने जो है एक प्लांट है उसको जो है इवनिंग प्रेमरोज कहते हैं। इवनिंग प्रेमरोज इसलिए कहते हैं कि इसके फ्लावर जो हैं शाम के समय खिलते हैं। इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है ओन्योथरा लैमार्कियाना। इस पौधे पे उन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की थी। उत्परिवर्तन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार हो गया गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और दूसरा हो गया जीन उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन। तो पहले जो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को देख लेते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को देख लेते हैं। जीवों के गुणसूत्रों की संख्या या गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसा बच्चों तुम्हें मालूम है कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है। कितनी? 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना? अगर इनमें कोई कमी या अधिकता हो गई तो वो क्या कहलाएगा? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है ना? साथ ही साथ अगर इन गुणसूत्रों की संरचना में भी कोई परिवर्तन आ गया तो ये क्या कहलाता है? ये भी जो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन है वो दो प्रकार का होता है, एक संख्या के आधार पे और एक क्या? संरचना के आधार पे। तो पहला प्रकार है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। एक तो हो गया संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जब गुणसूत्रों की संख्या में कोई अंतर आ जाता है तो उसको संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। और संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहेंगे? जब गुणसूत्र की संरचना में कोई अंतर आ गया या कोई परिवर्तन हो गया तो वो क्या कहलाता है? संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। तो इसका डिटेल जान लेते हैं। पहला संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जब किसी जीव के मूल गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसा उत्परिवर्तन क्या कहलाता है?
संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। जब किसी जीव के मूल गुणसूत्रों में, जैसे मूल गुणसूत्र का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अन्य जीवों में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तो यहाँ पे मनुष्य का एग्जाम्पल लेते हैं कि मनुष्य में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इन 46 गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन आ गया, 46 की जगह 45 हो गए या 46 की जगह जो है 47 हो गए, तो ऐसा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे जो है मनुष्य में एक होता है एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी, यानी जो ये संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है ये पुनः दो प्रकार से हो सकता है। पहला हो गया एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी। इसमें क्या होता है कि जब मूल गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जैसे मनुष्य के केस में 46 गुणसूत्र कुल गुणसूत्र होते हैं, उसमें अगर एक गुणसूत्र की कमी हो गई तो इसे क्या कहेंगे, एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी कहेंगे। 46 की जगह अगर क्या हो गए 45 गुणसूत्र हो गए तो इसको क्या कहेंगे, मोनोसोमी या एक न्यून सूत्रता कहेंगे। ठीक है ना। दूसरा होता है एकादि सूत्रता। एकादि सूत्रता, ये जो हिंदी के नाम है इनसे जो है स्पष्ट हो रहा है, एक न्यून मतलब एक की कमी और एकादि मतलब एक की अधिकता। ठीक है ना। तो एकादि सूत्रता यानी ट्राइसोमी, जब मूल गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, एकादि सूत्रता या ट्राइसोमी कहते हैं। अब एक न्यून सूत्रता और एकादि सूत्रता हम अलग से पढ़ेंगे कि जब एक न्यून सूत्रता हो जाती है या एकादि सूत्रता हो जाती है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, इसको हम क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। दूसरा है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यदि गुणसूत्रों की संरचना यानी गुणसूत्रों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरा प्रकार है उत्परिवर्तन का जिसको कहते हैं जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन क्या हुआ, जब गुणसूत्रों पर स्थित जीन की संरचना में परिवर्तन होता है। अब जैसे तुमको पता है कि गुणसूत्रों पे क्या होते हैं, जीन होते हैं। अगर गुणसूत्र में नहीं बल्कि इन जीन की संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसा उत्परिवर्तन जो है जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन कहलाता है। जीन उत्परिवर्तन कैसे होता है, जीन उत्परिवर्तन होता है डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारों के उलटफेर से। अब डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार क्या हुए, डीएनए जो है तीन चीजों से बना होता है, एक बना होता है नाइट्रोजनी क्षार से, दूसरा उसमें शर्करा होती है और तीसरा उसमें क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार जो है डीएनए में चार प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है ना। एडेनिन हमेशा जो है थाइमिन के साथ जुड़ा होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन हमेशा जो है साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ये किसी भी जीव में जो है एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं। अगर इन नाइट्रोजनी क्षारों के इस क्रम में कुछ उलटफेर हो जाता है तो उससे जो है उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऐसा उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो
यहाँ पे लिखा है डीएनए नाइट्रोजनी क्षारों यानी AGTC। ए से एडनिन हो गया, जी से ग्वानिन हो गया, टी से थाइमिन हो गया, सी से साइटोसिन हो गया। शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल से बना होता है। ये मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी क्षार निश्चित क्रम में लगे होते हैं। यदि इनके निश्चित क्रम में उलटफेर हो जाता है तो यह जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना? और जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए की संरचना है, इसको हम जो है बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे। बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन जो है जीन उत्परिवर्तन का ही एक भाग है, या यूं कहें कि जीन उत्परिवर्तन को जो है बिंदु उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो ऐसा जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षार का प्रतिस्थापन, विलोपन या निवेशन होता है। यानी ऐसा जीन उत्परिवर्तन जिसमें केवल एकल का मतलब हो गया एक नाइट्रोजनी क्षार का या तो प्रतिस्थापन हो रहा है, या विलोपन हो रहा है, लुप्त हो जा रहा है, या निवेशन एक अधिक आ गया। ठीक है, प्रतिस्थापन हो गया मतलब शिफ्ट हो गया, विलोपन हो गया मतलब भाग गया, कहीं चले गया, लुप्त हो गया, और निवेशन मतलब एक और अधिक आ गया। तो उसे क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। यह अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन। तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल यानी एक नाइट्रोजन क्षार का प्रतिस्थापन या विलोपन या निवेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसका जो है एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो है कोडोन GAG, अब ये कोडोन या कोड क्या हुए? 3 नाइट्रोजनी क्षार जो है मिलकर एक कोड का निर्माण करते हैं। 3 नाइट्रोजनी क्षार मिलकर एक कोड का निर्माण करते हैं, और वो जो है वो कोड जो है क्या करता है? किसी निश्चित कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो सिकल सेल एनीमिया में जो कोडोन होता है GAG, उसका प्रतिस्थापन हो जाता है GUG में, यानी एकल नाइट्रोजनी क्षार ए का प्रतिस्थापन यू से हो गया। ए का प्रतिस्थापन किससे हो गया? यू द्वारा हो गया। जब ऐसा हो जाता है तो जो लाल रुधिर कणिका गोल होती हैं, वो गोल ना होके सिकिल आकार की हो जाती है। सिकिल आकार की हो जाती है मतलब हंसिया के आकार की हो जाती है, यानी अर्धचंद्राकार हो जाती है। और जब लाल रुधिर कणिका अर्धचंद्राकार हो जाती है तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। इस प्रकार जो है जो बच्चा इस प्रकार उत्परिवर्तन से उत्पन्न होगा, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ऐसा जो है, ऐसे जीन को क्या कहते हैं? लेथल जीन भी कहते हैं। इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या हो गया? सिकल सेल एनीमिया। तो लीथल जीन के बारे में पढ़ लेते हैं। लीथल फैक्टर, लीथल जीन, घातक फैक्टर या घातक जीन। ऐसे जीन जो जीवन चक्र के किसी भी समय अपनी उपस्थिति के कारण किसी जीव की मृत्यु का कारण बन सकते हैं, वे जो हैं घातक जीन या घातक कारक या लेथल फैक्टर या लेथल जीन कहलाते हैं। ठीक है ना? मनुष्यों में सिकल सेल एनीमिया नामक रोग की वंशानुगति। मनुष्यों में एक प्रभावी जीन होता है, उसको कैपिटल H द्वारा दिखाते हैं, जो सामान्य रूप से जो है क्या करता है? हीमोग्लोबिन का उत्पादन और लाल रुधिर कणिकाओं को गोल बनाता है। जबकि उसका एक अप्रभावी जीन है स्मॉल h, वो क्या करता है?
कि आरबीसी को जो गोल बनती हैं प्रभावी जीन के कारण, उसके अपोजिट कार्य करता है, उसको गोल न बना के क्या करता है, सिकिल आकार प्रदान करता है। सिकिल आकार यानी अर्धचंद्राकार आकार प्रदान करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब वो आरबीसी जो है यानी लाल रुधिर कणिका जो है गोल नहीं होगी, सिकिल आकार की होगी, तो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में क्या होगा, कम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। यदि किसी शिशु में ये अप्रभावी जीन यानी स्मॉल एच समयुग्मजी में आ जाता है, यानी दोनों जीन जो हैं क्या आते हैं, स्मॉल एच आते हैं, तो उस शिशु पर इसका जो है ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है कि वो तुरंत मर जाता है। लेकिन अगर किसी मनुष्य में विषम युग्मजी में ये आता है, विषम युग्मजी यानी एक जो है कैपिटल एच और दूसरा जो है स्मॉल एच आता है, तो वो व्यक्ति जो है सामान्यतः एनीमिया यानी रक्त की कमी से पीड़ित रहता है, क्योंकि उसकी कुछ आरबीसी जो है कैपिटल एच की वजह से गोल होती हैं और कुछ जो है क्या हो जाती हैं, स्मॉल एच की वजह से सिकल आकार की हो जाती हैं। तो उसमें जो है एनीमिया यानी रक्त की कमी बनी रहती है, लेकिन वो व्यक्ति जो है क्या नहीं होता है, इस वजह से मरता नहीं है। तो ये होगा घातक फैक्टर या घातक जीन।